आज हम पश्चिमी यूरोप के बिल्कुल बीच में बसे एक ऐसे देश के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं जो नक्शे पर भले ही छोटा सा दिखे, लेकिन जिसका असर और रुतबा उसके आकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग की। हाँ। हमारे पास जो जानकारी है वो इस छोटे से देश की एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताती है। इसमें इतिहास है, भाषाएं हैं, बहुत सारी दौलत है और यूरोपीय राजनीति का एक अनोखा संगम भी। हमारा मकसद है इस विरोधाभास को समझना कि इतना छोटा सा देश फिर भी इतना शक्तिशाली और अमीर, ये कैसे? बिल्कुल। और ये सवाल ही लग्जमबर्ग को इतना खास बनाता है। देखिए, ये दिखाता है कि साइज ही सब कुछ नहीं होता। 3 बड़े देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम। उनके बीच में ये सैंडविच की तरह है। लेकिन इसने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, बल्कि उसे दुनिया के मंच पर मजबूती से रखा भी है। ये तो जैसे संस्कृतियों, भाषाओं और आर्थिक रणनीतियों की एक, क्या कहते हैं, एक लैब जैसी है। यहाँ का जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो राजनीतिक स्थिरता है, वो इसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक केस स्टडी बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक बातों से। नक्शे पर ये कहाँ है? पश्चिमी यूरोप में। आपने बताया जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम इसके पड़ोसी हैं। जी हाँ। आकार की बात करें तो ये तो वाकई बहुत ही छोटा है, करीब 2586 वर्ग किलोमीटर, मतलब दिल्ली से भी छोटा शायद। हाँ, दिल्ली के कुछ हिस्सों जितना कह सकते हैं। बहुत कॉम्पैक्ट है। और आबादी वो भी बस 6.5 लाख के करीब। बिल्कुल। राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी। लेकिन मुझे ये बात हैरान करती है कि इतने छोटे से एरिया में पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां, घाटियां, ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कमाल की है। हाँ, और ये सिर्फ देखने में ही अच्छी नहीं है, इसका इतिहास में भी बड़ा रोल रहा है। जैसे उत्तर में जो आर्डनेस के पहाड़ी इलाके हैं, घने जंगल हैं, वो पुराने जमाने में बचाव के लिए बहुत काम आते थे। और दक्षिण का जो गुटलैंड इलाका है, वो ज्यादा खुला है, उपजाऊ है। राजधानी और ज्यादातर लोग वहीं बसे हैं। तो इसकी जो लोकेशन है बीच में, लेकिन फिर भी सुरक्षित। शायद इसी वजह से 963 ईस्वी में काउंट सिगफ्राइड ने यहाँ अपना किला बनाने का सोचा होगा। वहीं से लग्जमबर्ग शहर और फिर देश का विकास हुआ। हाँ, आज की तारीख में ये छोटा आकार शहरी प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चैलेंज भी है, लेकिन इसी वजह से उन्हें डेंसिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ा है। अब आते हैं उस बात पर जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है, भाषाएं। 3 ऑफिशियल भाषाएं, लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन। ये रोज की जिंदगी में कैसे चलता होगा? क्या लोग सच में तीनों भाषाएं बोलते हैं? हाँ, ये बड़ा यूनिक सेटअप है। और इससे समाज में कोई बंटवारा सा महसूस नहीं होता? फिर यहाँ इतना मल्टीकल्चरल समाज है, बहुत सारे विदेशी नागरिक हैं, बॉर्डर पार से काम करने वाले लोग आते हैं। देखिए, ये जो मल्टीलिंग्विलिज्म है, यही लग्जमबर्ग की पहचान का कोर है। लग्जमबर्गिश, जो असल में जर्मैनिक भाषा है, पर फ्रेंच का काफी असर है उस पर। वो नेशनल लैंग्वेज है, आम बोलचाल की भाषा, पहचान की भाषा। जर्मन ज्यादातर मीडिया में या चर्च में इस्तेमाल होती है। और फ्रेंच, वो एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट कचहरी और हायर एजुकेशन की मेन भाषा है। अच्छा। स्कूलों में बच्चे तीनों भाषाएं सीखते हैं। तो ये सिस्टम भले ही सुनने में कॉम्प्लेक्स लगे, पर ये वहाँ की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की सच्चाई दिखाता है। मतलब हमेशा से अलग अलग कल्चर के बीच एक पुल की तरह काम किया इसने। और जहाँ तक बंटवारे का सवाल है, तो असल में ये भाषाएं जोड़ने का काम ज्यादा करती हैं। ऑफिस में, काम की जगह पर अक्सर कई भाषाएं यूज होती हैं। और ये स्किल यहाँ की इकोनॉमी के लिए, खासकर सर्विस सेक्टर के लिए, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओके। हाँ, ये बात सही है कि इतनी बड़ी आप्रवासी आबादी है, करीब आधे आबादी विदेशी मूल की है। और रोज लगभग 2 लाख लोग बॉर्डर पार से काम करने आते हैं। तो इंटीग्रेशन एक चैलेंज तो है, पर भाषा की ये फ्लेक्सिबिलिटी उसमें मदद करती है। धर्म की बात करें तो पारंपरिक रूप से रोमन कैथोलिक का प्रभाव रहा है, पर अब समाज काफी सेक्युलर हो रहा है। और खाने पीने पर किसका असर दिखता है? हाँ, वो तो फ्रेंच और जर्मन दोनों का असर साफ है। जैसे वहाँ की लोकल वाइन और चीज की किस्में काफी मशहूर है। अच्छा, इतिहास की बात करें तो इतना छोटा देश पर इतिहास काफी लंबा और उथल-पुथल वाला रहा है इसका। 10वीं सदी में काउंट सिगफ्राइड के किले से शुरुआत हुई, फिर ये पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, कभी बरगंडी के ड्यूक्स के पास, कभी स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डच, कई लोगों ने राज किया इस पर। जी। आखिरकार 1815 में वियना कांग्रेस में इसे ग्रांड डची बनाया गया, पर तब भी ये डच राजा के पर्सनल रूल में था। पूरी आज़ादी मिली 1839 की लंदन संधि के बाद, लेकिन तब अपना एक बड़ा इलाका बेल्जियम को देना पड़ा। सही। और फिर 20वीं सदी में 2 वर्ल्ड वॉर झेले, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी का वो क्रूर कब्जा।
ये सब सहकर आज जहां ये खड़ा है वो इसके लचीलेपन का सबूत है। बिल्कुल। और ये इतिहास सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है, ये आज के लग्जमबर्ग को समझने की चाबी है। सदियों तक बड़ी ताकतों के बीच पिसने का जो अनुभव रहा ना, उसी ने शायद इसे न्यूट्रलिटी और डिप्लोमेसी की अहमियत सिखाई। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसने अपनी वो पारंपरिक तटस्थता छोड़ी और एक्टिव होकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का रास्ता चुना। ये यूएन का फाउंडिंग मेंबर बना, नेटो का फाउंडिंग मेंबर बना, अच्छा। और सबसे बड़ी बात, ये यूरोपियन इंटीग्रेशन का जबरदस्त सपोर्टर बना। यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ESCSC, जो बाद में यूरोपियन यूनियन EU बनी, उसके 6 फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था ये कोई जज्बाती फैसला नहीं था। ये छोटे देशों के लिए सुरक्षा और तरक्की पक्की करने की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। लक्जमबर्ग को अक्सर यूरोप की राजधानियों में से एक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, यूरोपियन पार्लियामेंट का सेक्रेटेरिएट जैसे कई बड़े EU संस्थान हैं। हाँ, ये तो है। और हाँ, वो शेंगेन समझौता, जिसने यूरोप के अंदर बिना बॉर्डर के घूमने को मुमकिन बनाया, वो 1985 में लक्जमबर्ग के ही एक छोटे से गांव शेंगेन में साइन हुआ था। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। जी। ये दिखाता है कि कैसे ये छोटा सा देश यूरोपियन इंटीग्रेशन के बिल्कुल सेंटर में रहा है। ये वाक्य बहुत प्रभावशाली है कि कैसे इतिहास के तजुर्बों ने भविष्य का रास्ता तय किया। अच्छा, अब आते हैं राजनीति और खासकर अर्थव्यवस्था पर। सिस्टम तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ग्रैंड ड्यूक हेनरी राष्ट्राध्यक्ष है और प्रधानमंत्री, अभी ल्यूक फ्रीडन है, सरकार चलाते हैं। राजनीतिक स्थिरता तो है ही, लेकिन इकोनॉमी ये तो चौंकाने वाली है। करेंसी यूरो है और ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। मतलब पर कैपिटा GDP में अक्सर टॉप पर। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ टैक्स हेवन होने की वजह से है, जैसा कुछ लोग कहते हैं, या इसके पीछे कुछ और भी है? मेन सेक्टर्स कौन से हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज का जिक्र है, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट फंड्स, IT सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और स्टील इंडस्ट्री की विरासत भी है, हालांकि अब वो पहले जैसी नहीं रही। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब आसान नहीं है। कई परतें हैं इसमें। देखिए, लक्जमबर्ग की आर्थिक कामयाबी सिर्फ टैक्स पॉलिसी की वजह से नहीं है। हालांकि ये सच है कि उनका बिजनेस फ्रेंडली माहौल और कुछ खास टैक्स नियम, खासकर मल्टीनेशनल कंपनियों और इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए एक फैक्टर रहे हैं। लेकिन कहानी इससे कहीं गहरी है। पहली बात तो, जैसा हमने कहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और EU इंस्टीट्यूशंस की मौजूदगी ने एक सेफ और प्रिडिक्टेबल माहौल बनाया है। ठीक है। दूसरा, जब स्टील इंडस्ट्री गिरी, जो 1970 तक इकोनॉमी की रीढ़ थी, तो सरकार ने बहुत सोच समझकर इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की पॉलिसी अपनाई। उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज पे फोकस किया, खासकर क्रॉस बॉर्डर फंड एडमिनिस्ट्रेशन UCITS फंड्स में ये ग्लोबल लीडर हैं, और प्राइवेट बैंकिंग में उन्होंने इसके लिए खास नियम बनाए, अपने मल्टीलिंगुअल वर्कफोर्स का फायदा उठाया और UK सिंगल मार्केट तक पहुंचकर इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ टैक्स कम रखना नहीं था, बल्कि ये खास तरह की एक्सपर्टीज डेवलप करना था। अच्छा, मतलब स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल। और हाल के सालों में उन्होंने और भी डाइवर्सिफाई किया है, ICT, फिनटेक, स्पेस टेक्नोलॉजी। हाँ, लक्जमबर्ग स्पेस रिसोर्स इनिशिएटिव में काफी आगे है। लॉजिस्टिक्स, इन सेक्टर्स पर भी जोर दिया है। और जो यूरोपियन संस्थान यहाँ हैं, उनसे भी हजारों हाई स्किल जॉब्स पैदा होती हैं। ये सब मिलकर वो हाई पर कैपिटा इनकम मुमकिन बनाते हैं। समझी। लेकिन हाँ, इस मॉडल की आलोचना भी होती है। जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, घरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और फाइनेंशियल सेक्टर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। ये चिंता की बातें हैं। टैक्स हेवन वाले आरोप भी लगते रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में देश ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये समझना जरूरी था। अर्थव्यवस्था की ये तस्वीर तो काफी कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब थोड़ी घूमने फिरने की बात करते हैं। टूरिज्म, क्या लक्जमबर्ग में घूमने के लिहाज से भी कुछ खास है? लिस्ट तो अच्छी लग रही है। राजधानी लक्जमबर्ग सिटी खुद एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसका पुराना शहर, विलेहॉट, गहरी घाटियों पर बने पुल और वो अंडरग्राउंड किलेबंदी जिन्हें बॉक केसमेंट्स कहते हैं। जी, बॉक केसमेंट्स। वियांडेन कैसल का भी जिक्र है। तस्वीरों में तो बिल्कुल फेरी टेल जैसा लगता है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। फिर मुलरथल एरिया, जिसे लक्जमबर्ग का छोटा स्विट्जरलैंड कहते हैं, अपनी चट्टानों और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए फेमस है। और मोसेल वैली, जो जर्मनी बॉर्डर पर है, अपनी वाइनरीज और नदी के नज़ारों के लिए। ऐसा लगता है प्रकृति और इतिहास का अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल। टूरिज्म लक्जमबर्ग की इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज जितना बड़ा नहीं है। ये देश अपने इतिहास, अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपनी सेंट्रल यूरोपियन लोकेशन का पूरा फायदा उठाता है। राजधानी शहर तो है ही एक बड़ा अट्रैक्शन, जहां पुराना और नया एक साथ दिखता है।
वो केसमेट्स यानी जो अंडरग्राउंड सुरंगें और किले हैं, वो शहर के मिलिट्री इतिहास की एक अनोखी झलक देते हैं। वियंडन जैसे किले आपको मध्ययुगीन यूरोप में ले जाते हैं। मुलरथाल हाइकिंग करने वालों और नेचर लवर्स के लिए जन्नत है, जबकि मोसल वैली वाइन टेस्टिंग और आरामदायक बोट राइड्स के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा पूरे देश में छोटे छोटे गांव फैले हैं, लोकल फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। ये सब भी टूरिस्ट को खींचते हैं। अच्छा। देश में शांति है, सेफ है, साफ सुथरा है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। रेल और रोड से पड़ोसी देशों से आना जाना बहुत आसान है। ये सब मिलकर इसे एक आकर्षक डेस्टिनेशन बनाते हैं। लाखों टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिससे लोकल बिजनेस और इकोनॉमी को फायदा होता है। लेकिन सरकार इस बात पर भी ध्यान दे रही है कि इसे सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया जाए, ताकि ओवर टूरिज्म वाली दिक्कतें ना हों। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, लग्जमबर्ग साइज में छोटा पर हर मायने में बड़ा, एक गहरा और उलझा हुआ इतिहास जिसने इसकी आज की डिप्लोमेसी और यूरोपियन पहचान को शक्ल दी है। एक अनोखा मल्टीलिंगुअल और मल्टीकल्चरल समाज, स्टील से फाइनेंस और अब नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती हुई एक अविश्वसनीय रूप से कमाया और लचीली अर्थव्यवस्था, और यूरोपियन यूनियन के दिल में एक अहम सियासी खिलाड़ी। ये यकीनन सिर्फ एक छिपा हुआ रत्न से कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप से। और यही बात है जो शायद हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर करें। लग्जमबर्ग का मॉडल हमें क्या सिखाता है? कैसे एक देश जो इतिहास में बड़ी ताकतों द्वारा लगभग खत्म ही कर दिया गया था, जिसने इतनी अलग अलग भाषा और संस्कृतियों को अपनाया, वो न सिर्फ अपनी एक अलग मजबूत पहचान बनाने में कामयाब रहा, बल्कि पर कैपिटा इनकम और ग्लोबल असर के मामले में दुनिया के टॉप पर पहुंच गया। क्या आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में, जहां बड़ी ताकतें और एक जैसी संस्कृतियां हावी होती दिख रही हैं, लग्जमबर्ग का ये तरीका अपनी खासियत बनाए रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन के जरिए कामयाब होने का तरीका दूसरे छोटे देशों के लिए या शायद बड़े देशों के अंदर के इलाकों के लिए भी कोई सबक दे सकता है? ये सवाल भविष्य के लिए भी बहुत मायने रखता है।